नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम में आरसीसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वह रहेंगे डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर या कॉलम, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि ये टॉपिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी होता है। ये टॉपिक आरसीसी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी होता है। इसी प्रकार से डिजाइन ऑफ फाउंडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा का पूरा सब स्ट्रक्चर ही फाउंडेशन होता है। तो फाउंडेशन पर क्वेश्चन पूछना नेचुरली है। इसी तरह से डिजाइन ऑफ फाउंडेशन जो वह आरसीसी में भी है, स्टील स्ट्रक्चर में भी है और साथ में हमारी सॉइल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले उन्हीं बातों को याद कर लेते हैं कि इस तरह से हमको क्वेश्चन आंसर के रूप में इंटरव्यू में जवाब नहीं देके हमको कन्वर्सेशन के रूप में जवाब देना है। ये जो लिखा हुआ है इसको हम अपने प्रैक्टिस करके या अपने शब्दों में बना करके उसको कन्वर्सेशन के रूप में जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉलम से क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे फाउंडेशन से। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसपोर्टेड एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। अनसपोर्टेड लेंथ जो है, अनसपोर्टेड लेंथ ये कॉलम में जो हमको प्रैक्टिकली जो कॉलम यूज करते हैं उसकी जो लंबाई रहती है वो क्या रहती है, एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ जो होती है, लेकिन जब कॉलम कैसा होना चाहिए, कैंटिलीवर केस के, कैंटिलीवर कॉलम में हमारी जो एक्चुअल लेंथ होती है वही अनसपोर्टेड लेंथ होती है। अब अनसपोर्टेड लेंथ हम क्या करते हैं, बिल्डिंग में प्रैक्टिकली यूज करते हैं और जब एनालिसिस करते हैं तब हम अनसपोर्टेड लेंथ को इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उसकी सपोर्ट कंडीशन क्या है या एंड कंडीशन क्या है। ठीक है, तो तब हमारा अब कैंटिलीवर हुआ, कैंटिलीवर कॉलम वन एंड पर फिक्स रहता है, वो अदर एंड पर फिर ही रहेगा। ऐसे केस में यदि इसकी एक्चुअल लेंथ एल है तब अनसपोर्टेड लेंथ भी क्या रहेगी, एल ही रहेगी। लेकिन यदि फ्लोर स्लैब कंस्ट्रक्शन है, फ्लोर स्लैब या बीम कंस्ट्रक्शन है, ऐसे केस में हमें अनसपोर्टेड लेंथ के लिए कोड में प्रोविजन दिए हुए। जैसे वाटर टैंक के ऊपर स्लैब है और नीचे क्या है, ये फ्लोर है, फ्लोर से कॉलम गए हुए। ठीक है, अब यदि सबसे ऊपर ये क्या है, ड्रॉप है, तो ड्रॉप यदि रहेंगे तो ड्रॉप के बॉटम से लेकर के फ्लोर तक की हाइट क्या कहलाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ। अब ड्रॉप के बाद क्या किया है, कैपिटल भी प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर कैपिटल से नीचे जो रहेगा बॉटम पार्ट, यहां से लेकर के फ्लोर तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ कहलाएगी। इसी तरह से बीम कॉलम कंस्ट्रक्शन है और ऊपर स्लैब है, तो यहां से लेकर के यदि एक ही बीम है और इस बीम में इस कॉलम बीम किसके ऊपर सपोर्टेड है, कॉलम के ऊपर, ये बीम हो गया और यहाँ पर क्या है, ये कॉलम है। तो बीम के सॉफिट से लेकर के फ्लोर तक की हाइट क्या हो जाएगी, अनसपोर्टेड, स्लैब तक नहीं लेना है, बीम तक अनसपोर्टेड लेंथ।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीम क्रॉस करते हैं स्लैब, और स्लैब के नीचे हमारा क्या रहता है, पहले सेकेंडरी बीम रहती है। सेकेंडरी बीम का लोड ट्रांसफर होता है प्राइमरी बीम पर, तो प्राइमरी बीम का साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है। ऐसे केस में कॉलम की दो अनसपोर्टेड लेंथ हो जाती है। ये जो प्राइमरी बीम है, यहां से इसके बॉटम से ये जो लेंथ हो जाएगी वो आपकी LX हो जाती है, और ये वाली जो सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम के बॉटम से लेकर के फ्लोर तक की डिस्टेंस हो जाती है हमारी LY, अनसपोर्टेड लेंथ। अब जो हमको प्रैक्टिकली जो बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं एनालिसिस के लिए, एंड कंडीशन के हिसाब से हम इनको इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या है, समझने के लिए देखते हैं कि यदि कोई कॉलम है और जिसके बोथ एंड क्या है, फिक्स्ड बोलते हैं, रोटेशन भी फिक्स है और ट्रांसलेशन भी फिक्स है, तो बोथ एंड क्या है, फिक्स। और हमने देखा है कि इसकी इफेक्टिव लेंथ LE इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल या अनसपोर्टेड लेंथ। तो के की वैल्यू यहाँ क्या होती है, 0.65 होती है। ये 0.65 कहाँ से आया है कि इस कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को हमने स्टैंडर्ड कॉलम से कम प्रेजेंट किया है। यूलर का स्टैंडर्ड कॉलम क्या था, जिसके बोथ एंड हिंज्ड थे, तो यहाँ पर हमने इसको बोथ एंड हिंज्ड है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में कितना लेना है, ऐसा कॉलम जिसके बोथ एंड हिंज हो और उसकी लेंथ कितनी हो, 0.65 है। तो दोनों ही लोड यदि फिक्स एंड है और उसके हाइट L है, जबकि बोथ एंड हिंज है और उनकी हाइट क्या है आपकी 0.65 L है, तो दोनों की ही लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस को में किसी भी कॉलम की लेंथ को उसकी एंड कंडीशन के हिसाब से पिन ज्वाइंटेड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट किया तो फैक्टर हो गया आपका, सिलेंडरनेस फैक्टर हो गया 0.65, और इन दोनों कॉलम की आपकी आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल होगी। अब जबकि डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे कॉलम के जीरो मूवमेंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। यदि ये दोनों कॉलम क्या हैं आपके, दोनों एंड फिक्स हैं, और जब ये लोड अप्लाई करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, जहां पर कर्वेचर चेंज होगा वहां पर क्या रहेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जीरो मूवमेंट पॉइंट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 0.65 L होगी। तो इस तरह से एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी कॉलम को स्टैंडर्ड कॉलम बोथ एंड फिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वही क्या बन जाती है उसकी इफेक्टिव लेंथ, जो कि जीरो मूवमेंट के बीच की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रेस्ड कॉलम एंड अनब्रेस्ड कॉलम। ब्रेस्ड कॉलम का मतलब है कि यदि ये कोई कॉलम है और उसके दोनों एंड फिक्स हैं, या वन एंड फिक्स है और अदर एंड हिंज है, तो इनके बीच में रिलेटिव ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी मूवमेंट ना हो, तो रिलेटिव ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो है तो ऐसा कॉलम कहलाता है अपना ब्रेस्ड कॉलम। इसी तरह से यदि वन एंड फिक्स है और अदर हैंड हिंज्ड है, तब भी ये कॉलम क्या रहेगा, ब्रेस्ड, क्योंकि इसमें भी लेटेरियल ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं। यदि तीसरी कंडीशन बोथ हैंड पिन्ड है या हिंज है, तब भी यहाँ पर लेटेरियल डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं है, तो ऐसे कॉलम कहलाते हैं ब्रेस्ड कॉलम। अब इनके बिहेवियर में अंतर क्या है, ब्रेस्ड कॉलम के लिए जैसे वाटर टैंक है,
और वाटर टैंक में देखें तो जो कॉलम है, कॉलम के बीच में हम क्या करते हैं, ब्रेसिंग को प्रोवाइड करते हैं। और ब्रेसिंग जो है वो लेटेरियल लोड को लेती है। जब ब्रेसिंग लेटेरियल लोड को लेती है तो ये कॉलम सिर्फ क्या करते हैं, ब्रेसिंग लेटेरियल लोड को लेती है और कॉलम एक्सियल लोड को लेते हैं। तो सेपरेट अरेंजमेंट है लेटेरियल लोड के लिए, तब इनका बिहेवियर क्या रहता है, ब्रेस्ड कॉलम की तरह से रहता है। ऐसे कॉलम ब्रेस्ड कॉलम होते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक्सियल लोड लेना है तो इनके अंदर बेंडिंग नहीं होती। और जो के की वैल्यू है, ऐसी ये तीन कंडीशन है तो इनकी वैल्यू 0.5 से 1.0 के बीच में ही रहती है। जबकि इसी तरह से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शियर वॉल होती है। शियर वॉल ये भी अर्थक्वेक लोड या लेटेरियल लोड को, अर्थक्वेक या बेंड लोड की वजह से लेटेरियल लोड लगते हैं और शियर वॉल अर्थक्वेक लोड को लेती है। तब ये कॉलम के लिए क्या है, ब्रेसिंग का काम करती है। और ऐसे कॉलम क्या कहलाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शियर वॉल, वाटर टैंक में ब्रेसिंग, ये कॉलम को ब्रेस्ड कर देते हैं जिसकी वजह से लेटेरियल मूवमेंट प्रिवेंट हो जाता है और कॉलम सिर्फ एक्सियल लोड रहते हैं। तो ऐसे कॉलम कहलाते हैं ब्रेस्ड कॉलम। अब यदि नॉर्मली देखें तो कॉलम जो रहेंगे जैसे वन एंड फिक्स से अदर एंड फ्री है। और ऐसे केस में जब बॉटम और अपर फ्लोर के बीच में ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब कॉलम कहलाते हैं अनब्रेस्ड कॉलम। ब्रेस्ड कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंसिडरेशन ऑफ मिनिमम इसेंट्रिसिटी। कोड में दिया हुआ है कि यदि कोड का क्रॉस सेक्शन कोड में के हिसाब से चलें तो किसी भी कॉलम के क्रॉस सेक्शन में एक्सियली लोडेड कॉलम के केस में लोड को ये माना जाता है कि इसके सीजी पर पड़ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। या तो कंस्ट्रक्शन में इम्परफेक्शन होता है या किसी और वजह से लोड हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी डेवलप हो सकती है जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एक्सेंट्रिसिटी। तो यदि ये ई डिस्टेंस पर, तो कोड में प्रोविजन किया गया है कि हम कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को इसेंट्रिसिटी के हिसाब से ही, कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी के हिसाब से डिजाइन करेंगे। और वो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500, मतलब L बाई 500 प्लस लेटेरियल डायमेंशन जो कि D हो सकती है या आपकी B डिवाइडेड बाई 30। इस कम से कम किसी भी कॉलम को हम जो डिजाइन करेंगे इससे जो वैल्यू आएगी या 20 mm विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस के लिए डिजाइन करेंगे। तो ये वैल्यू तो फॉर्मूला तो याद रखना है, लेकिन इसके पीछे कंसिडरेशन क्या है, क्यों ये कंसीडर किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि कभी भी किसी भी कॉलम पर आपका एक्सियल लोड नहीं पड़ता है। तो उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यदि लेटेरियल लोड्स लग रहा है किसी कॉलम पर, लेटेरियल लोड लगेगा तो कॉलम के अंदर बेंडिंग होगी और बेंडिंग को हमने कंसीडर नहीं किया था, उससे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो लेटेरियल लोड को रजिस्ट करने के लिए हमने बेंडिंग मूवमेंट के प्रोविजन के लिए एक्सीडेंटल एसेंट्रिक लोड, जो बीम की रिएक्शन है कॉलम के सीजी पर आना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, तब ऐसी लोडिंग को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइव लोड प्लेसमेंट नॉट कंसीडर्ड इन द डिजाइन। एरर इन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये कॉलम क्या है, परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, परफेक्टली वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन अब कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन की वजह से
इरेगुलरिटीज की वजह से ये इसेंट्रिसिटी डेवलप होती है। इसी तरह से एक्सीडेंटल इसेंट्रिक लोड को कंसीडर, तो ये 4 वो रीजन हैं जिनकी वजह से कोड ने फार्मूला में मिनिमम इसेंट्रिसिटी डिजाइन करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कोड स्पेसिफाई लिमिट टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन द कॉलम? कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट की वैल्यू, ऑल कॉलम मस्ट बी डिजाइन्ड फॉर मिनिमम रेनफोर्स ऑफ 0.8% of the gross cross section area एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना रखा गया है? 6% ऑफ द क्रॉस। तो ये मिनिमम वैल्यू, अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे रीजन है, यदि इसेंट्रिसिटीज की वजह से, इसेंट्रिसिटी लोड की इसेंट्रिसिटी की वजह से पी लोड यदि इसेंट्रिक है तो पीई मोमेंट डेवलप हो जाएगा और इस मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे। इन बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस के लिए, अनफोर्सीन अचानक आई हुई इसेंट्रिसिटी की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट का, क्योंकि कंक्रीट तो ब्रिटल मटेरियल है और वो टेंशन ले नहीं सकती है, लिटेरियल फोर्स या एक्सीडेंटल लोड की वजह से आपकी इसेंट्रिसिटी डेवलप होगी, तो उससे जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगी। दूसरा वजह क्या है? टू प्रिवेंट यील्डिंग ऑफ द बार ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप। श्रिंकेज और क्रीप की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होंगे उनसे बार की यील्डिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट, यदि बीम में देखें तो मैक्सिमम लिमिट 4% है, और वो क्यों है? बीम उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या है? कॉलम तो कंप्रेशन के लिए ही डिजाइन हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो कॉलम का क्रॉस सेक्शन एक्चुअली क्या है? कम होता है, और इसलिए जब इसके बीच में तो स्पेस रहेगा वो कम रहेगा, और यदि 6% से ज़्यादा, प्रैक्टिकली 4% ही प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा रेनफोर्समेंट रहेगा तो कंक्रीट के प्लेसमेंट में और उसके कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम लिमिट को कोड में फिक्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेटेरियल टाइज इन आरसीसी कॉलम? कॉलम में लेटेरियल टाइज का क्या फंक्शन है, या इन्हीं को बोलते हैं लिंक्स। तो लिंक्स का, जो कि रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, तो इनको क्यों प्रोवाइड करते हैं या इनके क्या फंक्शन है? पहला क्या है? प्रिवेंट द प्रीमैच्योर बकलिंग ऑफ द इंडिविजुअल बार। यदि 4 बार हैं तो 4 बार यदि ये लेटेरियल टाइज से बंधे नहीं होंगे तो इनका बिहेवियर इंडिविजुअल रहेगा, और वो क्या करेंगे? इंडिविजुअल की वजह से उनमें लॉन्ग के कॉलम की तरह व्यवहार करेंगे और ये बकलिंग लो लोड पर ही बकल हो जाएंगे। इसके साथ ही ये जो लेटेरियल टाइज प्रोवाइड करने की वजह से, ये पहले कॉलम के बार की हाइट ये थी, अब टाइज प्रोवाइड करने से ये क्या हो गया? इसकी हाइट इतनी डिवाइड हो गई है और सिलेंडरनेस रेशियो इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये बकलिंग को प्रिवेंट करता है। दूसरा, कन्फाइन द कंक्रीट, जैसे बीम में स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं वो कंक्रीट को क्या करते हैं? कन्फाइन रखते हैं। कॉलम में भी लेटेरियल जो टाइज होती हैं, लिंक्स जो है कंक्रीट को बांध के रखते हैंगे, और जब बांध के रखती है कंक्रीट को तो वो बल्ज आउट बाहर नहीं निकल पाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाती है? कॉलम की डक्टिलिटी बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। डक्टिलिटी बढ़ने से क्या फायदा होता है?
फेलियर के पहले हमें सफिशिएंट वार्निंग मिलती है। होल्ड द, ये कॉमन है कि लॉन्गिट्यूडनल बार को अपनी पोजीशन में, प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए लेटेरियल टाइज उनको पकड़ के रखती हैं, और यदि शियर या ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप होता है तब भी ये लेटेरियल टाइज क्या है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल बिहेवियर बिटवीन द शॉर्ट एंड सिलेंडर कॉलम? ये सॉन्ग का क्वेश्चन है। और यहाँ पर तो शॉर्ट कॉलम क्या होते हैं? शॉर्ट कॉलम पेडिस्टल और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम जब LE/D रेशियो यदि 12 से कम हो और B दोनों ही रेशियो यदि 12 से कम है तब उसका बिहेवियर क्या रहता है? शॉर्ट कॉलम की तरह रहता है। और यदि ये रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो यदि 12 से ज़्यादा है, दोनों सिलेंडर रेशियो में से कोई भी एक यदि 12 से ज़्यादा है तब उसका बिहेवियर लॉन्ग कॉलम की तरह होता है। शॉर्ट कॉलम जो है वो मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल क्या रहते हैं? कंक्रीट और स्टील जब अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर पहुंच जाती है तब वो कंप्रेशन या क्रशिंग के द्वारा पहुंचते हैं, कंप्रेशन या क्रशिंग के द्वारा फेल होती है। और शॉर्ट कॉलम में जो लेटेरियल डिफ्लेक्शन होता है वो कम होता है। तो पहला फेलियर किसकी वजह से हुआ? क्रशिंग ऑफ मटेरियल, और दूसरा क्या रहेगा इनके अंदर? लेटेरियल डिफ्लेक्शन कम होगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ सिलेंडर कॉलम। लोड कैरिंग कैपेसिटी मोर। दूसरा, यदि सिलेंडर कॉलम को देखें तो ये सिलेंडर कॉलम जो है बकलिंग के द्वारा फेल होती है, और इसमें लेटेरियल डिफ्लेक्शन क्या होता है? लार्ज लेटेरियल डिफ्लेक्शन होता है, लार्ज लेटेरियल डिफ्लेक्शन। लोड कैरिंग कैपेसिटी लेस, बिहेवियर में डिफरेंस है। नेक्स्ट, व्हाट आर इंटरेक्शन कर्व? कॉलम जो है एक्सियली लोडेड कॉलम होते हैं और यूनी एक्सियल बेंडिंग वाले कॉलम होते हैं और बाई एक्सियल बेंडिंग वाले कॉलम होते हैं। एक्सियल कॉलम को तो हम क्या करते हैं? मिनिमम इसेंट्रिसिटी के हिसाब से सिंपली फॉर्मूले के द्वारा डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यदि इसेंट्रिसिटी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, यूनी एक्सियल एक एक्सिस में, या तो यहाँ पर लोड पड़ रहा है या लोड, तो लोड यदि कंसेंट्रिक ना हो करके यदि इसेंट्रिक है तो इसको बोलेंगे यूनी एक्सियल, एक एक्सिस पर यूनी एक्सियल बेंडिंग। अब ऐसे कॉलम की डिजाइन का जो प्रोसेस है वो क्या है, हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? वो कहलाता है एक आपका इंटरेक्शन डायग्राम या कर्व। दूसरा, इन्हीं को बोलते हैं डिजाइन चार्ट। इंटरेक्शन कर्व इज आल्सो नोन एज डिजाइन चार्ट। दूसरा होता है जो मेथड होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट मेथड। इसमें हम एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं और ट्रायल लेते हैं, ट्रायल के बाद फिर से उसको साइकिल्स चलाते हैं और इनको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। और तीसरा होता है यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन।
तो इंटरेक्शन डायग्राम का यूज ऐसे कॉलम जिनमें एक्सियल लोड होता है, साथ में यूनिएक्सियल बेंडिंग होती है, जो कि क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड के, ट्रायल एंड एरर मेथड के, जो कि बहुत ही लेंदी और कम्बरसम होता है, उनको हम आसानी से इंटरेक्शन डायग्राम या डिजाइन चार्ट है उनके द्वारा सॉल्व कर सकते थे। जिस तरह से SP16 काम करती है बीम के डिजाइन में, उसी तरह से इंटरेक्शन कर्व जो है हमारे यूनिएक्सियल बेंडिंग वाले कॉलम में, कॉलम विथ मूवमेंट में इंटरेक्शन डायग्राम का यूज करते हैं। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो डायग्राम बनाए गए हैं, इसमें एक तरफ होता है MU कॉलम में तो क्या है, वैसे एक्सियल लोड होता है, तो यहाँ रहेगा PU, और FC के बाई BD डिवाइड करने से ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से FC के BD स्क्वायर से डिवाइड किया, MU इक्वल टू होता है ना 0.138 FC के BD स्क्वायर, तो MU से इस वैल्यू को डिवाइड किया तो ये कांस्टेंट फैक्टर आ गया MU। तो इस एक्सिस पर है अपना MU बेंडिंग मोमेंट, और ये बेंडिंग मोमेंट कब डेवलप होगा, लेटेरियल लोड या इसेंट्रिसिटी के लिए। इसेंट्रिसिटी MU बराबर क्या हो जाएगा, यदि E इसेंट्रिसिटी है तो PU मल्टीप्लाइड बाई E। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन डायग्राम बनाए गए हैं, वो हर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से लेकर के कुछ भी हो, 0 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक हो, तब तक भी ये इंटरेक्शन डायग्राम क्या है, हमारे काम करते हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू E और LE इज लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, तब भी हमारा, यदि E की वैल्यू, ये इनका स्लोप है, जैसे यहाँ से मिला दिया तो ये 1 होता है और ये E होता है। अब यहाँ पर जो E की वैल्यू क्या है, 0। जब E की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 रहेगी, तब कॉलम कैसा रहेगा, टोटली कैसा रहेगा, एक्सियल लोड की तरह बिहेव करेगा, कॉन्सेंट्रिक रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो प्योर कंप्रेशन फेलियर में मिलेगी, राइट। एक्सियल, यहाँ पर E की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसी तरह से यदि E की वैल्यू, यदि एक्सियल लोड बिल्कुल नहीं है और कॉलम पर टोटली क्या है, लेटेरियल लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट है, तब ये पॉइंट E मिलेगा और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। ये बैलेंस फेलियर है, जब मूवमेंट और एक्सियल दोनों का ही इक्वल रोल रहेगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका बैलेंस फेलियर। और एक्सियल लोड और बैलेंस के बीच में इस तरफ से धीरे धीरे आएंगे तो बैलेंस, एक्सियल लोड कम होता जाएगा और बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। यदि हमारी कैलकुलेशन करते हैं और उसके हिसाब से हम कोई भी पॉइंट निकालते हैं और वो पॉइंट इस इंटरेक्शन कर्व के बाहर आता है, तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और यदि इसके अंदर रहता है तो वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ये क्वेश्चन एक्चुअल क्या है, कॉलम का नहीं है, ये स्लैब का क्वेश्चन है, जो कि पहले छूट गया है, तो आपका ये स्लैब में, तो स्लैब में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हमने पढ़ ही लिया है कि वो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करते हैं। अब मेन रीइंफोर्समेंट जब प्रोवाइड कर दिए, फिर सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की क्या जरूरत थी। तो लॉन्गर स्पान में सेकेंडरी स्पान रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और शॉर्टर स्पान में LX में मेन रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, क्योंकि जो स्लैब है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए इसमें टेम्परेचर वेरिएशन और कंक्रीट के श्रिंकेज का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील टेम्परेचर और श्रिंकेज इफेक्ट की वजह से जो क्रैक डेवलप होते हैं उनको कंट्रोल करती है। इसी की तरह, क्योंकि स्लैब में लोड तो बहुत कम होता है
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करने से ये लोड और फैल जाता है, मतलब लोड के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दो प्राइमरी पर्पज हैं सेकेंडरी स्टील के, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? स्लैब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस आ गएंगे अपने फुटिंग की। फुटिंग के बहुत से क्वेश्चंस क्या है स्लैब में भी देखेंगे। यहाँ पर अपने को क्या है कि कब कौन सी फुटिंग का यूज करना है, इस कंसेप्ट को समझना है। एक ले लेते हैं, पहली फुटिंग कौन सी है? वेयर कंबाइंड फुटिंग आर यूज। कंबाइंड फुटिंग, यदि दो कॉलम है, बिल्डिंग में बहुत सारे कॉलम होते हैं, उनमें से कोई दो कॉलम क्या है, बहुत पास पास हैं। जब पास पास रहेंगे और इनके लिए हम आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो इनका काम क्या हैगा? लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये यदि कॉलम बहुत पास पास होंगे तो इनका जो एरिया फुटिंग, जहाँ तक फुटिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अब यदि ये एरिया दोनों कॉलम का, ये कॉलम है राइट, तो इनका यदि ये जो लोड डिस्पर्सन एरिया एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? कंबाइंड फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे। कॉलम बहुत पास पास हो तो तब उनका लोड डिस्पर्सन एरिया यदि ओवरलैप कर रहा है, तब हम कंबाइंड फुटिंग को, तो दो अलग अलग फुटिंग की जगह एक फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह यदि कॉलम क्या है, किसी प्रॉपर्टी के नियर हैंगे, ये हमारे जो हमारी लैंड है उसके किनारे पर ही हमने क्या किए हैं, कॉलम प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर सीवर लाइन जा रही है, सीवर लाइन प्रॉपर्टी का काम करेगी, तो ये लोड हमारा इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फुटिंग को डिजाइन करेंगे कि दोनों दोनों कॉलम की सीजी और कंबाइंड फुटिंग की सीजी कंसाइड, तो ऐसा शेप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस तरफ नहीं हम ले जा सकते हैं फुटिंग को। तो ऐसे केस में जबकि हमारे कॉलम या फुटिंग जो है प्रॉपर्टी लाइन को टच कर रही होती है, तब हम कंबाइंड फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर स्ट्रैप फुटिंग आर यूज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम इज लार्ज। ठीक है, क्या है, एक कॉलम आपका यहाँ पर है और एक कॉलम मान लिया थोड़ी दूर। अब इनको बांधने के लिए इनका बिहेवियर अलग अलग ना रहे, तो इनको टाइट करने के लिए हम एक स्ट्रैप से बांध देते हैं। ये बीम है, लेकिन ये लोड ट्रांसफर का काम नहीं करेगा, इस सॉइल से टच नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैप। अब हुआ क्या कि ये जो कॉलम था आपका, जैसे ऊपर क्या रहेगा, बीम रहेगा, और ये दोनों कॉलम क्या हो गए, आपके नीचे से भी टाइट हो गए। तो अब इनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, ये लेटेरियल मूवमेंट को और सोए को रोकेंगे। तो इस तरह से इस फुटिंग को बोलते हैं हमारा दोनों कॉलम को बांध के रखेंगे, तो ऐसी फुटिंग को बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द राफ्ट और मेट फाउंडेशन आर। ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड। फुटिंग तो वैसे भी क्या है, कॉमनली है, आसान क्वेश्चंस रहते हैं जो, क्योंकि फुटिंग हमेशा डिस्कशन में रहती है, आसान कुछ नहीं है। आसान का मतलब है जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं, बार बार हमारी यूज में आती है, उसको हम क्या है, आसान बोलने लगते हैं। और जो रियली पढ़ते हैं वही चीज क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो राफ्ट और मेट फाउंडेशन, राफ्ट और मेट फाउंडेशन का यूज क्या करते हैं, ये अभी तक जो फुटिंग्स पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, शैलो फाउंडेशन। और शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन होती है। मेट और राफ्ट फाउंडेशन क्या है, शैलो फाउंडेशन। When the depth of foundation is less than width of foundation, the foundation is treated as shallow foundation. तब अब
यदि बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारे कॉलम है, और तब क्या होगा, इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, और इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करने से ये सब इनका लोड डिस्पर्सन एरिया एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो उससे अच्छा है कि इनकी कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करें, और कंबाइंड फुटिंग सब मिलके क्या बन जाएगी, एक मैट के फॉर्म में आ जाएगी। तो ओवरलैप कर रहा है यदि, तो व्हेन द एरिया ऑफ द इंडिविजुअल फुटिंग क्या कर रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो, और आपका ऐसी सॉइल हो जिसकी लो बियरिंग कैपेसिटी, एसबीसी यदि उसकी लेस है और इंडिविजुअल फुटिंग का एरिया ओवरलैप कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। इससे और आगे बढ़ के बात करें तो यदि सॉइल का स्टार्टा चेंज हो रहा है और कॉलम के लोड भी चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होने लगता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट। सॉइल यहाँ पर अलग टाइप की सॉइल है, यहाँ अलग टाइप की है, इस कॉलम पे बहुत ज़्यादा लोड है, इस पे कम है। ये वेरिएशन की वजह से क्या होता है, आप इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सेटलमेंट की लिमिट क्या है, ज़्यादा परमिटेड है। तब हम क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइल फाउंडेशन इज प्रेफर्ड अंडर व्हाट कंडीशंस। अब जो मैट फाउंडेशन थी आपकी, वो क्या है, सॉइल जब थी लो बियरिंग कैपेसिटी तब हम इसको यूज कर रहे थे, और वो सेलो फाउंडेशन है। लेकिन पाइल और बेड फाउंडेशन हमारी जो है वो डीप फाउंडेशन की है। तो पाइल फाउंडेशन मैट फाउंडेशन की जगह पाइल फाउंडेशन कब यूज करेंगे, जबकि हमारी सॉइल क्या हो, आपकी सॉइल का स्टार्टा का टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर हो बहुत ही लो एसबीसी का। अब ऐसे केस में हम क्या नहीं कर सकते हैं, मैट फाउंडेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैट फाउंडेशन तो सेलो फाउंडेशन है, ठीक है। और यदि इसकी डेप्थ बढ़ गई तो हमको क्या फायदा हुआ, तो टॉप layers of the soil is highly compressible and very low SPC for its support to load through shallow फाउंड, मतलब से मेट फाउंडेशन यदि हम नहीं बना पा रहे हैं तब हम फाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। इसके अलावा और रीजन क्या है, यदि हमारी बिल्डिंग पर अर्थक्वेक या विंड लोड है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, विंड लोड ज़्यादा लगता है, तो अर्थक्वेक लोड और विंड लोड की वजह से यदि प्रीडोमिनेंट हो तब हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। सॉइल कैसी हो, यदि हमारी बीसी सॉइल हो जिसको हम बोलते हैं उसका बिहेवियर एक्सपेंसिव सॉइल, तब हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। इसी तरह से नीचे पानी हो, उसकी वजह से क्या है, अपलिफ्ट फोर्सेस डेवलप होंगे, तब हम पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। और यदि कहीं पर क्या है, फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर जैसा कि रिवर है या कोई ड्रेनेज है, और हम क्या बनाते हैं, एबटमेंट वगैरह या बिंग वाल बनाते हैं, तो एरोजन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आपका पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो ये इससे आपकी क्या है, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे कि यदि प्रैक्टिकली पूछा जाता है कि ऐसी सॉइल है, ऐसा केस है, ऐसा लोड है, तब आप कौन सी फाउंडेशन को यूज करेंगे, तब आप उसके रीजन समेत क्या है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द प्लेन कंक्रीट फुटिंग इज। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए था, प्लेन कंक्रीट फुटिंग को कब यूज करते हैं, या पीसीसी, पीसीसी का यूज नेचुरली तब लोड क्या हो, स्मॉल, एक या दो स्टोरी बिल्डिंग बनना हो तो लोड यदि क्या हो, लाइट हो, और सॉइल कैसी हो, हाई बियरिंग कैपेसिटी हो, एसबीसी जो हो सॉइल की वो हाई हो, तब हम क्या कर सकते हैं, प्लेन कंक्रीट
फुटिंग का यूज कर सकते हैं, गुड एसवीसी और लाइट लोड। और ऐसी ही फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, आपका पीसीसी फुटिंग को ही बोलते हैं, पेडेस्टल फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द पाइल्स आर डिजाइंड। बहुत सारे कॉलम रहते हैं और कॉलम का लोड ट्रांसफर करना है हमको पाइल पर। तो कॉलम का लोड हम जब ट्रांसफर करते हैं तो इसके बीच में क्या आ जाती है, पाइल कैप। एक कॉलम है वो 3 कॉलम या 4 कॉलम के ऊपर क्या है, सपोर्टेड रहता है। मान लो कि 2 कॉलम है, 2 पाइल्स, 4 पाइल्स हैं और बीच में क्या है, इनके सीजी पर एक कॉलम है। तो और ये पाइल का लोड पाइल कैप पर आएगा और पाइल कैप लोड को ट्रांसफर करेगी पाइल्स को, और पाइल्स लोड को ट्रांसफर करेंगे नीचे तक। यदि हार्ड स्टार्टा मिल जाएगा एंड पर, और साथ में लेटेरियल फ्रिक्शन के द्वारा ये साइड से प्रोवाइड करेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर का लोड पाइल में ट्रांसफर किया जाता है पाइल के कैप के द्वारा। और पाइल का जो क्रॉस सेक्शन है वो हम कैसे डिजाइन करेंगे, लोड किस तरह से आ रहा है, कंप्रेसिव लोड। तो इसलिए क्या है, इसको कंप्रेशन मेंबर या कॉलम की तरह, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड। कॉलम पाइल्स मस्ट बी डिजाइंड एज कंप्रेशन मेंबर, लेकिन जो इनकी कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी कितना लोड ले सकते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, जिस सॉइल पर ये पाइल रेस्ट कर रहे हैं उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है और वो लोड को किस तरह से ट्रांसफर कर रही है। On which rest and on the frictional resistance developed around the surface which determine the, ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ये डिसाइड करता है, इसका अमाउंट डिसाइड करता है कि पाइल की लेंथ कितनी होगी। ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो पाइल की लेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, वन वे शियर एंड टू वे शियर इन द डिजाइन ऑफ फुटिंग्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी हम पढ़ के जाते हैं, वही क्वेश्चन है कि बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है एट द फेस ऑफ द कॉलम, यहाँ पर फेस ऑफ, यही लागू होता है आपका बाल्स के लिए, और मेशनरी बाल्स के लिए और कंक्रीट कॉलम के लिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट एट द फेस ऑफ द बाल। जो फुटिंग डिजाइन करते हैं वो वन वे शियर और टू वे शियर के लिए डिजाइन करते हैं एंड चेक्ड फॉर बेंडिंग मूवमेंट। क्रिटिकल क्या होता है यहाँ पर, शियर। तो शियर 2 तरह के होते हैं, एक होता है वन वे शियर और एक होता है टू वे शियर, जिसको बोलते हैं पंचिंग। वन वे शियर के केस में आपका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर मिलता है, एट ए डिस्टेंस d/2, और d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, d इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जबकि टू वे शियर के केस में दोनों तरफ से शियर होगा, तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल सेक्शन जो मिलता है वो मिलता है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। संभव इंजीनियर ऐप को, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में जो है कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस किया गया है, जिसके लिए क्या है, लाइव क्लासेज अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में है जो कि प्रिंटेड है बिल्कुल, और ई स्टडी मटेरियल है जो कि रेगुलरली अपडेट होता रहता है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव
कंप्रेहेंसिव टेस्ट सीरीज है और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। पूरा टेस्ट क्या है, टेस्ट में जो पूरी परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, इसलिए इस कोर्स को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रैक्टिस प्रोग्राम की तरह बनाया गया है। साथ में इसमें क्या रहेगा, अपने को इंटरव्यू गाइडेंस भी रहेगा। मतलब पूरा जब तक आपको जॉब ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आपको हर फैसिलिटी राउंड द क्लॉक आपको मॉनिटरिंग रहेगी या मेंटरशिप रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पी डेल्टा इफेक्ट? ये भी एक ऐसा है जो स्ट्रक्चर डिजाइन का काम करते हैं तो उनके लिए पी डेल्टा इफेक्ट एक कॉमनली टर्म है। ये आरसीसी में भी यूज होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज होता है और आपका स्टील, सबसे ज्यादा स्टील स्ट्रक्चर के लिए पी डेल्टा इफेक्ट इम्पोर्टेंस। जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रक्ट प्रोसेस या मैनुअली स्ट्रक्चरल एनालिसिस में या फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस करते हैं तब जो हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं लोड अप्लाइड के बाद बेंडिंग मोमेंट के और शियर फोर्स और साथ में क्या बनता है, डिफ्लेक्शन, और इसी डिफ्लेक्शन को बोलते हैं डेल्टा। अब लोड अप्लाई किया बीम पर और बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, ज्योमेट्री चेंज हो गई। और इस ज्योमेट्री चेंज से हमारे सेकेंडरी मूवमेंट, ये जो मूवमेंट थे वो प्राइमरी मूवमेंट थे, और अब क्या होगा, ज्योमेट्री चेंज होने से सेकेंडरी मूवमेंट डेवलप होंगे, सेकेंडरी मूवमेंट डेवलप होंगे। और इन सेकेंडरी मूवमेंट को डिफ्लेक्शन की वजह से जो सेकेंडरी मूवमेंट डेवलप हुए हैं उसको हम सेकेंड ऑर्डर दूसरी जो साइकिल रहेगी उसको सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस में कंसीडर करेंगे, तो इसी को बोलते हैं पी डेल्टा इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का कंसेप्ट क्या है कि जो कंक्रीट होती है, आरसीसी का कोई मेंबर है, बीम या फ्लेक्सुरल मेंबर है, जब इस पर लोड अप्लाई करते हैं तो नीचे यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, ऊपर क्या होता है, कंप्रेस। अब चूंकि कंक्रीट क्या होती है, टेंशन में वीक होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है, सभी जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम, वीक होती है। और ऐसे केस में यदि हमको अपोजिट नेचर का इस कंक्रीट के अंदर अपोजिट नेचर का स्ट्रेस, अपोजिट नेचर मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस यदि कंक्रीट के अंदर डेवलप कर दें, प्री मतलब पहले से ही, तब लोड एप्लीकेशन वर्किंग लोड के समय ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करेगा, वर्किंग लोड की समय जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसी को बोलते हैं, ऐसी कंक्रीट ही कहलाती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट द वन इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस। इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये बीम है और इसके अंदर क्या है, ये बार जो या टेंडन बोलते हैं, और इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाए। अब यहाँ पर इसको क्या है, बांध दिया, एंकर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा और ये कंक्रीट में क्या डेवलप कर देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो तब हम क्या करते हैं, इनिशियल इंटरनल स्ट्रेस been introduced such that the stresses resulting from the given external loading are counteracted to a desired degree। जितनी हमारी इच्छा होगी, जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से हमारा जो है एक्सटर्नल स्ट्रेस जो डेवलप हुए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आरसीसी मेंबर में जो होते हैं हम माइल्ड स्टील का यूज करते थे और आजकल टीएमटी बार या FE 415 500 550 का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हमको हाई स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील की जरूरत होती है। यदि हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के अंदर माइल्ड स्टील का यूज करेंगे, जैसा स्टार्टिंग में किया गया, माइल्ड स्टील जो होती है वो FE 250 और उसके अंदर यदि वर्किंग स्ट्रेस देखें, परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस होता है 140 न्यूटन पर mm²। अब इसकी वजह से यदि हम स्ट्रेन निकालें तो 140 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 10 टू द पावर, मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाई E, तो ये आ जाएगा स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन होता है इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम आती है। और जो हमारे जब हम प्री स्ट्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसमें लॉसेस होते हैं। और लॉसेस किसकी वजह से, यदि हम क्रीप और सिंकेज लॉस को ही कंसीडर करें, सिंकेज लॉस, तो वो ये लॉस जो होते हैं उसकी वजह से जो अपोजिट स्ट्रेन डेवलप होता है, वो जो हमने स्ट्रेन प्रोवाइड किया था उससे भी ज्यादा होता है। तो बचा हुआ प्री स्ट्रेस क्या रहेगा, ना के बराबर रहेगा। इसलिए हम ना तो H/SD बार का यूज कर सकते हैं और ना ही आपका माइल्ड स्टील का यूज, ऐसे स्टील का यूज करना पड़ेगा जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1200 से लेकर के आपकी 2100, मिनिमम लगभग क्या है 1200, तो आपका यहाँ पे दिया है 1400, तो 1200 से लेकर के आपकी 2100 MPa या न्यूटन पर mm² हो, जिससे हमको लॉसेस के बाद, प्री स्ट्रेस लॉसेस के बाद भी सफिशिएंट स्ट्रेस फोर्स को लोडिंग स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए मिल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील को प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब हाई स्ट्रेंथ स्टील के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता था, और जब हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज करेंगे तब हमको उसका जो काउंटर पार्ट रहेगा वो भी क्या होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ। तो पहला तो यही रीजन है कि इन ऑर्डर टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ हाई टेंसाइल स्टील, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये तो मस्ट है कि हमको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज करना है, लेकिन उसका पूरा लाभ लेने के लिए हमको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करना। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यदि हम प्री टेंशन में देखें तब M40 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और पोस्ट टेंशन में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M30। तो ये मिनिमम ग्रेड क्या है, मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर इलास्टिक स्ट्रेन और श्रिंकेज क्या है, कम होता है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के कंपेरिजन। तो श्रिंकेज की वजह से लॉसेस क्या है, कम होता है। अब जब हम टेंडन्स को या टेंसाइल स्टील को खींचते हैं, और खींचने के बाद पोस्ट टेंशन में यहाँ पर क्या है, बांधना पड़ता है, इनको एंकरेज करना पड़ता है, और एंकरेज की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट, एरिया कम है और फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से हमको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगी, जो हैवी स्ट्रेस को बियर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेंडन एंड एंकरेज। जिस तरह से आरसी में रेनफोर्स कंक्रीट में हम
बार बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर वायर, वायर से बनते हैं स्ट्रैंड, और स्ट्रैंड बन के बनाते हैं टेंडन, और हाई हाई टेंसाइल बार का भी यूज करते हैं। तो इस प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं उनके लिए कॉमन टर्म है टेंडन। और टेंडन की क्या विशेषता रहती है कि उसके अंदर टेंसाइल फोर्स मींस ए स्ट्रेच्ड एलिमेंट यूज्ड इन कंक्रीट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर टू इम्पार्ट प्री स्ट्रेस टू द कंक्रीट, राइट। तो कंक्रीट में हमको प्री स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा मेंबर जो स्ट्रेच हो, जिससे वो कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइड कर सके। ये किस रूप में हो सकते हैं? हाई टेंसाइल स्टील वायर के रूप में हो सकते हैं। इन वायर से स्ट्रैंड बनाते हैं और स्ट्रैंड से क्या होती है, केबल बन जाती है, और इनको टेंडन बोलते हैं। अब इसी तरह से इनको जहां पर प्री स्ट्रेस फोर्स को कंक्रीट में ट्रांसफर करने के लिए, टेंडन को बांधने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उनको बोलते हैं आपका एंकरेज। ये अलग अलग पेटेंट नाम से हैं या अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किए हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रेसिनेट एंकरेज, मैग्नेट ब्लेटन, ली मेकाल सिस्टम। इस तरह के 7-8 सिस्टम हैं। उनमें से आपको जो प्री टेंशनिंग है उसका मेथड आपको याद रखना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको स्वयं बना लेने हैं, और उनके क्वेश्चन वहां पर सिंपली पूछे जाने। लेकिन आप यदि कंसेप्चुअल और ज़्यादा तैयारी से जाएंगे तो आपको वहां पर किसी भी तरह का हेजिटेशन होने का सवाल ही नहीं होता है। तो आपको प्री स्ट्रेस पर सिंपल क्वेश्चन कि आपका जो प्री टेंशनिंग करते हैं वो हॉयल सिस्टम से करते हैं। कौन सा कोड यूज होता है? शायद 1343 आपका जो कोड है, IS कोड। क्योंकि आजकल और ये कहाँ पर यूज हो रही है, तो भोपाल मेट्रो, इंदौर मेट्रो में यदि काम चालू हो गया है तो आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का अपने को जवाब देना है कि कहाँ पर। देखिए सबसे पहले दिल्ली मेट्रो में स्टार्ट हुआ था प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट के दो भाग हैं, एक कहलाता है आपका प्री टेंशनिंग मेथड और दूसरा होता है आपका पोस्ट टेंशनिंग। टेंशनिंग मतलब बार को स्ट्रेच करना, प्री माने पहले। तो प्री मतलब कंक्रीट के प्लेसमेंट के पहले, कंक्रीट के प्लेसमेंट के पहले ही इस टेंडन को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे। फायर सिस्टम में यही होता है, स्लीपर्स पाइप्स बनाने के लिए कास्टिंग। इसके बाद हम कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे, और जब कंक्रीट क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तब हम इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, जो जैक है उनको खोल देंगे। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए इस कंक्रीट को कंप्रेस करेगा। अब यहाँ जो स्ट्रेस जो है वो ट्रांसफर होंगे कंक्रीट को बॉन्ड के द्वारा। तो प्री टेंशन में क्या होता है कि पहले कंक्रीट के पहले प्लेसमेंट के पहले ही हम क्या करते हैं, टेंडन को टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, और इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है या प्री स्ट्रेस ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, बॉन्डेड एक्शन के द्वारा। जबकि पोस्ट टेंशनिंग मेथड में पहले डक्ट कंक्रीट की कास्टिंग होती है और उसी समय यहाँ पर क्या है, डक्ट छोड़ दिए जाती है। जैसा केबल का प्रोफाइल होता है वैसा डक्ट छोड़ दिया जाता है। अब जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तब इसमें से वायर को डालते हैं, टेंडन को डालते हैं, फिर उसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्ट, मतलब बाद में टेंशनिंग करना। पहले कंक्रीट का प्लेसमेंट और उसका हार्ड हो जाना, और फिर उसके बाद क्या करना, उसको टेंशनिंग करना। और इसमें जो लोड प्री स्ट्रेस जो ट्रांसफर होता है
वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? बियरिंग। एंकरेज और इसके बीच में, आपका कंक्रीट के बीच में यहाँ पे कौन सा होता है? बियरिंग। बियरिंग के द्वारा ट्रांसफर होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था? बॉन्ड के द्वारा। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट? आरसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज क्या है कि जो वर्किंग लोड होता है उस पर जो हमारा क्रैक फ्री स्ट्रक्चर मिलता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस तो डेवलप ही नहीं होता है। जब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है या बहुत कम मात्रा में डेवलप हो रहा है तो क्रैक क्या है? हमारे नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा सेक्शन क्या करेगा? बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के काम में आएगा। अब चूंकि क्रैक्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो इसकी वजह से जो स्टील है उसका कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है आपका? वेदर के लिए जो रेनफोर्समेंट है वो वेदर के लिए एक्सपोज नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या है? कम आता है, क्योंकि वो जो हमारा वर्किंग लोड है और डेड लोड के मूवमेंट को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसकी वजह से क्रॉस सेक्शन मतलब लेसर क्रॉस सेक्शन, लेसर क्रॉस सेक्शन। ये हो गया आपका बेटर ड्यूरेबिलिटी, बेटर ड्यूरेबिलिटी। इसके बाद ये क्या है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है वो हमारी इम्पैक्ट लोड, इनकी शियर को और इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और इनके अंदर डिफ्लेक्शन भी कम होता है। इसके अलावा क्या होता है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन समान होने की वजह से शटरिंग और सेंटरिंग का भी हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पार्शियल एंड फुल प्री स्ट्रेसिंग। पार्शियल और फुल प्री स्ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि यदि हम टेंसाइल जोन में, यदि ये टेंसाइल जोन में यदि हम कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस को बिल्कुल भी परमिटेड नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर पहले PYA डेवलप होगा, किसकी वजह से होगा? प्री स्ट्रेस फोर्स की, जिसका नेचर रहेगा कंप्रेसिव, और वर्किंग लोड की वजह से आपका जो मूवमेंट होगा वो आपका रहेगा ऊपर MI/y, और यहाँ पर रहेगा आपका टेंडन। तो ये आपका रहेगा टेंशन और ये रहेगा आपका कंप्रेशन, जबकि ये पूरा प्री स्ट्रेस की वजह से ओवरऑल क्रॉस सेक्शन में है कंप्रेशन। इनका नेचर क्या हो गया यहाँ पर? अपोजिट, कंप्रेशन और ये वैल्यू यदि 0 या कंप्रेशन में रहती है तब हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा क्या है? फुली प्री स्ट्रेस है। और यदि हमने थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर परमिटेड कर रखा है स्ट्रक्चर के अनुसार, तब हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? पार्शियली प्री स्ट्रेस। पार्शियली प्री स्ट्रेस में कुछ लिमिट तक टेंसाइल स्ट्रेस परमिटेड होता है। When the tensile stress are permitted in tension flange of pre-stressed bending member under working live load, the member is set partially pre-stressed। और जब टेंसाइल स्ट्रेस परमिटेड नहीं होता है तब कहलाता है फुली प्री स्ट्रेस्ड मेंबर। इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जब प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तभी तो हमको फुली प्री स्ट्रेसिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट लॉसेस इन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग? प्री टेंशनिंग में जो लॉसेस होते हैं वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट के होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील होता है, कंक्रीट के श्रिंकेज की वजह से होता है, कंक्रीट के क्रीप की वजह से। ये चारों जो लॉस हैं ये कॉमन है आपके
पोस्ट टेंशनिंग में और प्री टेंशनिंग में। अंतर क्या है कि यदि इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें और ये जो है पोस्ट टेंशनिंग में यदि हम सभी वायर को एक साथ स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर उनका एंकरेज कर रहे हैं, तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होती है। और एक एक वायर को स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद दूसरे को करें, फिर तीसरे को करेंगे, तब ये लॉस वहाँ पर पोस्ट टेंशनिंग में होता है। इसके अलावा पोस्ट टेंशनिंग में दो लॉस और बढ़ जाते हैं, वो है फ्रिक्शन की वजह से और एंकरेज जब करते हैं और वहाँ पर केबल यदि स्लिप हो गई है तो वो एंकरेज स्लिप और फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो प्री टेंशनिंग में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, 20 से 25% होते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग में 15 से 20% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस? नेम, इनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपको उनके पोस्ट टेंशनिंग के मेथड, सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग, केमिकल प्री स्ट्रेसिंग और साथ में आपको ये कंसेप्ट, तो यहाँ पर 3 कंसेप्ट है। एक स्ट्रेस कंसेप्ट होता है, दूसरा स्ट्रेंथ कंसेप्ट होता है और तीसरा होता है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू डिसाइड द शेप ऑफ द केबल इन प्री स्ट्रेस्ड बीम? तो आंसर क्या है, प्रोफाइल ऑफ द केबल फॉलो द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि हमारी लोडिंग क्या है, यूडीएल है, बीम जो है आपका फ्लेक्सुरल है, लोडिंग यूडीएल है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा रहेगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक, और पैराबोलिक के केस में केबल का प्रोफाइल भी कैसा रहेगा, पैराबोलिक। केबल भी जो रहेगी वो पैराबोलिक रहेगी। अब यदि यही पॉइंट लोड होता सेंटर में तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगल, और ऐसे केस में केबल का प्रोफाइल भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर रहेगा। ट्रायंगुलर है यदि 2 पॉइंट लोड है, और तब इसका बीएम डायग्राम कैसा रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा, और ऐसे केस में केबल का प्रोफाइल भी क्या रहेगा, ट्रेपेजियम। इसका मतलब कंसेप्ट क्या हो गया कि प्रोफाइल ऑफ द केबल फॉलो द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। Thank you for watching the video. Please subscribe our channel.